देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत चीन विवाद पर बहुत बड़ी खबर। चीन ने LAC पर भारत की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की है। तस्वीर डेपसांग सेक्टर और दौलत बेग ओल्डी इलाके की है। सैटेलाइट की तस्वीरों ने चीन की साजिशों को चीर कर रख दिया है। चीन के तंबू में पहली बार कैमरा गया और एक एक साजिश बेनकाब हो गई। ड्रैगन के टेंट में कौन कौन से हथियार हैं, कितने फौजी हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी रसद है, LAC पर चीन क्या क्या भेज रहा है, क्या क्या साजिश रच रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों ने तानाशाह जिनपिंग की बारूदी सोच का एक एक चैप्टर खोल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डेपसांग बनेगा अगले तनाव की जमीन। सूत्रों के मुताबिक अब तानाशाह जिनपिंग की खोखली फौज ने डेपसांग में पेट्रोलिंग रोकने की हिमाकत की है। ड्रैगन आर्मी ने हिंदुस्तानी फौज को डेपसांग में उकसाने की कोशिश की है। गलवान में मात खाने के बाद चीन की कायर फौज बिलबिला रही है। हिंदुस्तान के योद्धाओं ने गलवान में चीन की हेकड़ी क्या निकाली, जिनपिंग की नींद उड़ गई है। PLA बेचैन है। चीन की सेना में दहशत फैल गई है। यही वजह कि डेपसांग में चीन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। डेपसांग में LAC के पास चीन ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे और सैनिकों की तैनाती में इजाफा हुआ है। यानी एक बार फिर चीन का डबल गेम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चीन फिर से साजिशों का जाल बुन रहा है। यही वजह है कि एक तरफ शांति की बात और दूसरी ओर LAC पर ड्रैगन खोल रहा है नए मोर्चे पर। हिंदुस्तान चीन की हर हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। गलवान में चीन को धूल चटाने के बाद डेपसांग में हिंदुस्तानी योद्धा ड्रैगन का फन कुचलने के लिए बेताब हैं। हिंदुस्तान ने अपने सबसे ताकतवर T-90 टैंकों को लद्दाख में तैनात कर दिया है। लद्दाख के खुले मैदान टैंकों के लिए बहुत अच्छा मौका देते हैं। हिंदुस्तान के ये विनाशक टैंक पूर्वी लद्दाख के स्पांगुर गैप से होकर सीधे चीन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा डेमचौक इलाके में 5 महत्वपूर्ण पासों की सुरक्षा का जिम्मा भी ये टैंक संभाल सकते हैं। और ऐसे में भारत के लिए चीन के महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाना बेहद आसान होगा। गलवान घाटी में ड्रैगन की घुसपैठ की कोशिश और 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद दोनों देशों के बीच में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। भारत चीन के बीच पहली बार विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत हुई। 100 सेकंड में ये पूरी खबर देखिए। ड्रैगन लाख कोशिशें करे लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकता। भारत में घुसपैठ करने की उसकी तमाम कोशिशों को हिंदुस्तान नेस्तनाबूद कर देगा। 15 से 16 जून की शहादत को हिंदुस्तान ऐसे जाया नहीं होने देगा। भारत शांति चाहता है और इसके लिए वो पहले बात फिर मुलाकात, उसके बाद भी चीन नहीं माना तो भारत उसका इलाज जानता है। सीमा पर किसी भी हालत में तनाव कम हो, इसके लिए भारत चीन के बीच लगातार कमांडर स्तर की बातचीत तो चल रही है, लेकिन पहली बार दोनों देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विदेश मंत्रालय स्तर की भी बातचीत हुई है। बैठक में भारत ने चीन को दो टूक जवाब दिया और साफ साफ कह दिया कि अपनी हद में रहे ड्रैगन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का करे सम्मान। कमांडर स्तर की बैठक में जो तय हुआ उसके मुताबिक चले चीन। सीमा पर शांति के लिए 6 जून की बैठक में बनी सहमति का हो पालन। सहमति और समझौतों को ईमानदारी से निभाने में ही बनी रहेगी शांति। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के पूर्व एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव और चीन विदेश मंत्रालय के महानिदेशक वू जियांगहो ने हिस्सा लिया। पहली बार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा हुई है। इससे पहले सैन्य कमांडर स्तर की 2 बार बैठकें हो चुकी थी। इसी बीच दोनों देश सीमा पर अपनी अपनी ताकत भी बढ़ाते जा रहे हैं। साफ है, बैठक में चीन ईमानदारी का भरोसा तो देता है, लेकिन मौका मिलते ही ड्रैगन चाल चल देता है। लेकिन चीन को भी समझ लेना चाहिए, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का है, जो पहले शांति की अपील करता है, ईमानदारी से उसका पालन करता है, लेकिन दुश्मन अगर उसका उल्लंघन करे तो वो जवाब देना भी बखूबी जानता है। अब ये फैसला चीन को करना है कि वो शांति बहाली चाहता है या फिर टकराव की हालात को और आगे बढ़ाना चाहता है। हर हालत में भारत तैयार है, लेकिन हमला वो पहले नहीं करेगा, बल्कि हमले का जोरदार तरीके से तगड़ा जवाब देगा। 15 और 16 की रात को गलवान में जो कुछ भी हुआ, चीन की कोशिश उस पर पर्दा डालने की रही है और चीन ने कभी ये नहीं बताया कि भारत के साथ इस झड़प में उसके कितने सैनिक मारे गए। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भारतीय सेना के शौर्य के सबूत सबके सामने हैं। गलवान पर सबसे बड़ा खुलासा, 15-16 की रात भारतीय सेना के शौर्य का सबूत। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से बहुत बड़ा खुलासा। 16 जून की तस्वीर में चीनी कैंप तबाह, 22 मई को ली गई तस्वीर में चीनी कैंप। चीन हमेशा से इस बात से इनकार करता रहा है कि 15 जून की रात को भारत के साथ झड़प में उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने तो अपने देश के सामने भी कभी मारे गए सैनिकों के बारे में खुलासा नहीं किया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान के योद्धाओं ने झड़प में चीन के 53 सैनिकों को मार गिराया था। गर्दन मरोड़े जाने से ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गर्दन की चोट के कारण दम घुटने से मारे गए थे चीनी सैनिक। गलवान में भारी पड़े भारतीय शेर।
चीन के 53 सैनिकों के शव गलवान में बिछे पड़े थे। 52 के शव हॉस्पिटल से सीधे तिब्बत में दफना दिए गए। मरने वाले चीनी सैनिकों की उम्र 28 से 35 साल थी। सैनिकों के परिवार वालों को सिर्फ मौत की खबर दी गई। सैनिक की मौत की खबर अलग अलग दिन बताई गई। सभी की तैनाती भी अलग अलग जगह दिखाई गई। चीन ने यह सब इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो। गलवान घाटी में चीन का एक कमांडर भी मारा गया था। चीन ने सिर्फ कमांडर के परिवार को ही शव सौंपा था। कमांडर की मौत गलवान में हुई झड़प में बताई गई थी। मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 2.5 लाख युआन भी दिए गए थे। LAC पर हुई झड़प में चीन लगातार अपने सैनिकों की मौत से इनकार करता रहा, लेकिन हकीकत यह है हिंदुस्तान के जाबाजों ने गलवान घाटी को चीनी चंडालों का कब्रिस्तान बना दिया था। एक एक जवान ने कई चीनियों को ढेर किया था और अब सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने भी साफ कर दिया है कि उस रात चीनी कैंप पर भारतीय सैनिक कहर बनकर टूटे थे। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा बेहद सफल साबित हुआ तो चीन की सभी चालें विफल। डिफेंस डील से ड्रैगन के हौसले पस्त हैं तो विक्ट्री डे परेड के पराक्रम से हालत खराब। 100 सेकंड में ये खबर देखिए। मॉस्को में हिंदुस्तान का मिशन चीन। जिनपिंग के एतराज को मोदी के दोस्त पुतिन ने किया दरकिनार। भारत का पुराना दोस्त रूस मुश्किल वक्त में आए साथ। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें चीन को यकीनन बेचैन कर रही होगी। रूस की 75वीं विक्ट्री परेड में भारत की दमदार मौजूदगी देखकर बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री देख चीन हैरान परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत कूटनीतिक प्रहारों से चीन को अलग थलग कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि रूस के साथ भारत की 12 अरब डॉलर की डिफेंस डील फाइनल हो गई है। इस डील के तहत 30 फाइटर जेट भी मिलेंगे जो सीमा पर चीन का सीना चीरेंगे। तो रूस तय वक्त से पहले ही एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भारत को देगा। यही वजह कि राजनाथ सिंह के कामयाब रूस दौरे से जिनपिंग की नींद हराम है और चीन बेचैन हो रहा है। दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप की यह एक मिसाल है। जवाब में रूस के डिप्टी PM वाई बोरिसोव ने भरोसा दिया है कि अगर कभी भी भारत की अखंडता और एकता पर सवाल खड़ा होता है तो रूस की कोशिश हर तरह से भारत के साथ खड़ा होने की रहती है। उन्होंने हिंदुस्तान को एक शांतिप्रिय देश बताया। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। भारत को रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 के अलावा भी कई हथियार लेने हैं जो ऑर्डर दिए जा चुके हैं। कुछ का पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन इन सभी की डिलीवरी अगले साल दिसंबर तक होनी थी। लेकिन अब सहमति बनी है कि इस वक्त को कम किया जाएगा। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारत की जरूरत पर रूस ने हथियारों को तुरंत सौंपा है। तो रूस से भारत 60 से 70% हथियार खरीदता है। रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। गलवान के बलवानों के बीच में आर्मी चीफ की मौजूदगी जोश बढ़ाने वाली है और अपने दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ ने उन जवानों को सम्मानित भी किया जिन्होंने गलवान में चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। आपको दिखाते हैं हौसला देने वाली ये रिपोर्ट। ये सम्मान गलवान के बलवानों का है जिन्होंने चीन के धोखेबाज सैनिकों की गर्दनों को तोड़कर उन्हें यह एहसास दिलाया था कि अगर अगली बार भारत की ओर आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम और भी बुरे हो सकते हैं। लेह लद्दाख में चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच आर्मी चीफ नरवणे ने चीन सीमा पर फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और चीन के खिलाफ जंग में डटे हुए सैनिकों की हौसला अफजाई की। आर्मी चीफ ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों से लोहा लेने वाले जवानों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। ये प्रशंसा पत्र इस बात का प्रतीक है कि बेहद प्रतिकूल हालात में भी इन जाबाज सैनिकों ने चीन के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब दिया। आपको बता दें कि सेना प्रमुख नरवणे 2 दिन के लेह लद्दाख दौरे पर हैं। इससे पहले मंगलवार को लेह के अस्पताल में भर्ती सेना के घायल जवानों से भी मुलाकात की थी। आर्मी चीफ का लेह दौरा यूं ही नहीं है, इसके कई मायने हैं और कई मकसद हैं। धोखेबाज दुश्मन के खिलाफ मुस्तैदी कितनी है, LAC पर चाइनीज चालबाजों को सबक सिखाने का बंदोबस्त कितना है, इसे जानने के साथ ही जवानों का जोश हाई करने पहुंचे थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। हालांकि आर्मी चीफ के लेह लद्दाख पहुंचने से पहले ही चीन गलवान में विवादित सीमा से पीछे हटने पर तैयार हो गया था। इस इलाके में चीन 5 मई वाली स्थिति बहाल करने को तैयार हो गया है। भारत के इन्हीं जाबाज सैनिकों की वजह से चीन की फौज को कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है। बहरहाल गलवान में धोखेबाज चीनी सैनिकों को करारा जवाब देने वाले भारतीय सैनिकों के हौसले अपने सेनापति को अपने बीच देखकर और बढ़ गए हैं। लद्दाख सीमा पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए इससे पहले देश के एयरफोर्स चीफ भी आ चुके हैं। लिहाजा एक बात तो साफ है कि अब अगर चीन की ओर से
जरा सी भी हरकत की गई तो फिर उसका अंजाम ड्रैगन को सालों साल तक याद रहेगा। दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा करने वाले चीन में बड़ी तबाही आई है और ये कुदरत की मार है जिससे ड्रैगन कांप रहा है। 100 सेकंड में ये खबर देखिए। तस्वीरें चीन के दक्षिणी हिस्से में कुदरती कहर की हैं। त्रासदी से लोग दहशत में हैं, हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान सब पानी में डूब गए। दक्षिणी चीन के 22 गांव तो ऐसे हैं जो पानी में तैर रहे हैं। 40,000 लोगों की जिंदगी पानी में घिर कर रह गई है। जरा सोचिए, 80 साल बाद चीन में ऐसी जल प्रलय आई। यहाँ तक कि चीन में बने दुनिया के सबसे बड़े बांध 3 गॉर्जेस डैम पर भी खतरा मंडरा रहा है। यदि ये बांध टूटा तो करीब 2 दर्जन राज्यों में भारी तबाही मचेगी। इस मंजर को देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है चीन में। देखते ही देखते ये झोपड़ी तिनका तिनका बह गई। जन सैलाब में बाढ़ के इस रौद्रावतार को देखकर चाइना मैन कांप रहे हैं। चीन के यांगत्सी नदी के बीच वाले और निचले हिस्से में बाढ़ को लेकर सबसे ऊंचा अलर्ट जारी किया गया है। गुइझाऊ तक लोगों को चेतावनी दी गई है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सरकार की ओर से तो कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में तबाही बांटने वाला ड्रैगन आज खुद तबाही के मुहाने पर खड़ा है। आसमानी कहर की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन बीजिंग में बैठी तानाशाह जिनपिंग की सरकार अपनों को बचाने की बजाय दुनिया से लड़ने के लिए बेचैन है। हांगकांग में बर्बरता कर रही है, ताइवान के साथ टकराने के लिए तैयार है, भारत के साथ खूनी झड़प कर रही है, एलएसी पर हर दिन नई नई साजिश रच रही है। यानी कोरोना विलन दुनिया को तबाह करने की साजिश में जुटा है। और दक्षिण चीन में लोग जल प्रलय में घिरकर जिनपिंग की भ्रष्ट और नाकारा सरकार को रह रहकर कोस रहे हैं। तो एक तरफ देश भर में कोरोना संकट और दूसरी तरफ मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक जिसमें लिए गए 6 बड़े फैसले। आखिर वो कौन से बड़े फैसले हैं और कैसे ये फैसले आपकी जिंदगी पर असर डालेंगे, ये भी समझिए। देश भर में कोरोना से निपटना सरकार के लिए पहली चुनौती है, तो व्यवस्था को पटरी पर लाना दूसरी बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के बीच मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 बड़े फैसले आपकी जिंदगी बदल देंगे। रिजर्व बैंक इंडिया हुई और ज्यादा ताकतवर। देश भर के कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंदर फैसले से 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा। आरबीआई को ज्यादा पावर देते हुए सरकार ने देश के 1540 कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अधीन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 8 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों की चिंता खत्म हो गई है और उनका पैसा सुरक्षित हो गया है। शिशु लोन, मुद्रा लोन को लेकर बड़ा फैसला। देश के 18 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा। शिशु लोन के तहत सरकार 50,000 रुपए का लोन बैंक से देती है। ब्याज दरों में 2% की कटौती कर दी गई, जिसका सीधा फायदा देश के करोड़ों लोगों को होगा। एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड को मिली मंजूरी। लोन लेने वालों के ब्याज दरों में 3% की कटौती। ये देश में एक ऐतिहासिक फैसला है। 35 लाख से 50 लाख के बीच लोगों को इससे नए रोजगार के अवसर होंगे। सरकार ने इसके तहत 15,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम पहली बार सबके लिए खोला है, जबकि ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश को मोदी कैबिनेट की सौगात। कुशीनगर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को अब सभी के इस्तेमाल के लिए खोलने का फैसला किया है, जिसका नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर होगा। इसका काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा। पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा है। पश्चिम बंगाल में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। ट्रेन और मेट्रो सेवाएं भी बंगाल में बंद रहने वाली हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा फैसला है। बंगाल में कोरोना से अब तक 580 की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन का ऐलान। पश्चिम बंगाल में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे संस्थान। ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं पर भी रहेगी पाबंदी। सूबे में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेजों की भी छुट्टियां जारी रखने का फैसला हुआ है। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सूबे में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सूबे में सरकारी दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कामकाज जारी रहेगा। तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के तहत अभी कोरोना मरीजों का प्रमुखता से इलाज किया जाएगा। नॉन कोरोना मरीजों को लेकर भी मीटिंग में अहम फैसला लिया गया।
सभी सियासी दलों ने मीटिंग में अस्पतालों में नॉन कोरोना मरीजों का ठीक से इलाज नहीं होने का मसला भी उठाया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि इस पर ध्यान दिया जाएगा और प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ममता बनर्जी कहती हैं कि इलाज की कीमत पर भी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है, बंगाल में भी ऐसा ही होगा। मुख्य सचिव इसे लेकर प्राइवेट अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करेंगे। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए तो कई बिंदुओं पर सरकार का साथ दिया। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन की इस बड़ी खबर के बीच 24 घंटे में 445 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह से राज्य में पीड़ितों की संख्या बढ़कर 15,173 हो गई है। इसमें से 4,890 एक्टिव मामले हैं और अब तक 591 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में 31 जुलाई तक पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का ऐलान ममता बनर्जी की कोरोना फ्री बंगाल की एक और कोशिश माना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों पर सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर उन्होंने मरीजों को भर्ती करने से इनकार किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मरीजों का इलाज नहीं करने की घटनाओं को अपराध माना जाएगा। मरीजों को राहत देने के लिए बंगाल में खास गाइडलाइन जारी की गई है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पिछले 24 घंटे में 3,788 नए केस सामने आए हैं और इसके बाद दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार पहुंच चुका है। अब दिल्ली में मुंबई से ज्यादा मरीज हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना से 2,365 लोगों की मौत भी हो चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 70,000 के पार जा पहुंचा है। दिल्ली में 24 घंटे में 3,788 नए केस आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से संकट गहरा होता जा रहा है, लेकिन होम क्वारंटीन को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में बात नहीं बन रही है। ये बवाल अब और आगे बढ़ चुका है और दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट आप देखिए। ये मॉडल की लड़ाई नहीं है। दिल्ली में अमित शाह मॉडल, केजरीवाल मॉडल या एलजी मॉडल, इससे काम नहीं चलेगा। आज दिल्ली में व्यवहारिक क्या है, इससे दिल्ली चलेगी। दिल्ली के लोगों को कोरोना की वजह से कम परेशानी किस चीज से होगी, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नई व्यवस्था से लोग दुखी, अमित शाह इसे खत्म करे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की लिखी चिट्ठी है जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी है। सिसोदिया की लिखी चिट्ठी के मजमून से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट जितना गहरा है, मरीजों के क्वारंटीन को लेकर भी सियासी संकट कोई कम नहीं है। सियासी बवाल अब इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के होम क्वारंटीन के फैसले को बरकरार रखने की मांग केंद्र सरकार से कर डाली है। मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिखा है कि इस समय योर मॉडल वर्सेस माय मॉडल की लड़ाई नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो फिर उसको कम से कम परेशानी किस व्यवस्था से होगी, हमको वो व्यवस्था लागू करनी चाहिए। ये जो कोविड केयर सेंटर में जबरदस्ती रखने वाली पूरी प्रक्रिया है, इससे प्रशासन ओवर स्ट्रेस हो रहा है। हमारे पास जगह नहीं है इतने सारे लोगों को रखने की और लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 3700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 64 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की बड़ी संख्या के मद्देनजर एलएनजेपी के पास एक बैंक्वेट हॉल में 100 बेड के कोरोना सेंटर की व्यवस्था की गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस नए कोरोना सेंटर का दौरा किया और एलजी पर जमकर प्रहार किया, जबकि होम क्वारंटीन पर आदेश फौरन वापस लेने की वकालत की। साफ कि ये मामला जल्दी थमने वाला नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से ऐसा कहर बरप रहा है कि कोरोना मरीजों के लिए बेड के साथ साथ अब ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। 100 सेकंड में ये खबर आप देखिए। कोरोना ने ऐसा किया परेशान कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की बढ़ने लगी है मांग। खतरनाक वायरस के दिए गहरे घाव का असर ये है कि राजधानी दिल्ली अब डरने लगी है। बढ़ते मरीजों के लिए बेड की कमी दिल्ली पहले से ही झेल रही है, तभी दिल्ली सरकार होम क्वारंटाइन पर जोर मार रही है। तो वहीं दिल्ली वालों को कोरोना ने ऐसा डरा दिया है कि वो पहले से ही अपने घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर लेना चाहते हैं और नतीजा ये हुआ कि मांग तेजी से बढ़ने लगी। बाजार ने भी लोगों के डर को आसानी से भांप लिया और कीमतें 1.5 गुना दाम पर उछाल मार रही हैं। हालत यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत बढ़ने के साथ साथ सिलेंडर रिफिलिंग कराने वालों के लिए भी वेटिंग चल रही है, जिससे कि अलग अलग आकार और स्टोरेज क्षमता के सिलेंडर के साथ साथ ऑक्सीजन मशीन की भी डिमांड बढ़ गई है और लोग बेफिक्र होकर भविष्य के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर पर रखे जा रहे हैं। अगर ये ऑक्सीजन सिलेंडर जान बचाता है तो खतरनाक भी होता है।
सिलेंडर लीक होने पर फटने का होता है खतरा। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हो सकता है बड़ा हादसा। बिना हाइड्रो टेस्ट के रिफिल किए गए सिलेंडर खतरनाक। अगर सिलेंडर ज्यादा पुराना हुआ तो हो सकता है खतरा। पैसे कमाने के चक्कर में नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। कोरोना काल में आज हालात कुछ ऐसे ही हैं कि विक्रेता लोगों की मनोदशा को समझ चुका है और नियमों को ताक पर रखकर धड़ाधड़ ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं या फिर रिफिल करके दे रहे हैं, जो बिना सावधानी के आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को ये भी समझना चाहिए कि मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत तभी है जब उसकी मात्रा 94-95 से कम आ जाए। बावजूद इसके दिल्ली वाले बिना डॉक्टरों की सलाह के ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी कालाबाजारी और जमाखोरी का खतरा मंडराने लगा है, जो कोरोना मरीजों की बेड की तरह आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर सकता है। और इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बार फिर से तेल के दामों में इजाफा हुआ है, यानी कि पेट्रोल के दाम में 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दाम 14 पैसे बढ़ गए हैं। कल भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे। कल जहां पर पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन डीजल दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया था। और एक बार फिर से देश में लगातार आज का 19वां दिन है जब तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दामों में 16 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और वहीं डीजल 80 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। लगातार 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में जहां पर 16 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं 14 पैसे की बढ़ोतरी डीजल के दाम में हुई है। लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।